ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद मई जून 2016 पेपर 3 वेरिएंट 2। तो पेपर 32 है ये, पेपर 3 वेरिएंट 2। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है, व्हाट एक्शन बाय अ फर्म इज मोस्ट लाइकली टू रेज इट्स डायनेमिक एफिशिएंसी। तो रेज बोल रहा है। डायनेमिक एफिशिएंसी क्या होती है? डायनेमिक एफिशिएंसी का मतलब होता है जो कि ओवर टाइम आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट तो नहीं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को जो है ना वो नीचे करता है, मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है। ये कब होता है? जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करते हो, जब आप इनोवेशन पे स्पेंड करते हो, जब आप टेक्नोलॉजी में स्पेंड करते हो, तो बहुत हेफ्टी अमाउंट यहाँ पर लग रहा होता है, तभी ये ओवर टाइम होता है। ये एकदम से कभी भी नहीं हो सकता, तो इसमें आपका LRAC जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज दिस विद एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल दूसरी चीज होती है, ऑल्दो डायग्राम दोनों का सेम ही होता है, पर बहुत फर्क है। और कुछ बच्चे इसको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से भी कंफ्यूज करते हैं। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब होता है LRAC का, मतलब जब आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, इससे कम में आप कोई चीज नहीं बना सकते। और ये ना गिवन टाइम में होती है, तो ये फर्क होता है डायनामिक एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में। ये गिवन टाइम में होती है, वो ओवर टाइम होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल इट्स करंट प्रॉफिट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इससे तो आपने सारा का सारा पैसा बांट दिया, आप री इन्वेस्ट क्या करोगे? आप री इन्वेस्ट तो कर ही नहीं रहे। डायनामिक एफिशिएंसी के लिए आपको पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ता है। Maximizing the labor productivity of its current workers. This is not dynamic efficiency. Minimizing the average cost of production at its current output. ये प्रोडक्टिव की थोड़ी बहुत बात कर रहा है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम की बात कर रहा है। सही है, ये आंसर होगा इसका डी। सही है। इसमें क्या कह रहा है? रिटेनिंग इट्स करंट प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? तो वन का आंसर इज बी। Question number 2. The current distribution of goods between two individuals in a two-person economy with a given technology and resources is point X. So currently I am at point X. सही है। According to the Pareto criteria, which point would definitely indicate increased allocative efficiency? तो परेटो के अकॉर्डिंगली तो ये बेसिकली सवाल जो है ना, ये परेटो इम्प्रूवमेंट का है। ये सवाल किस चीज का है? परेटो इम्प्रूवमेंट का है। ठीक है। परेटो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? मेकिंग वन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वर्स ऑफ। और एलोकेटिव एफिशिएंसी का अचीव होती है ऑन द पीपीसी, मतलब पीपीसी का कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जो कि एलोकेटिव एफिशिएंसी होगी। ठीक है। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब क्या है? कि आपका एक्चुअल पीपीसी की तरफ जा रहा है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स पीपीसी। सही है। एनी वन पॉइंट ऑन द पीपीसी इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। सारे पॉइंट्स नहीं होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे पॉइंट्स प्रोडक्टिव तो होते हैं, पर कोई एक पॉइंट एलोकेटिव होता है। अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो एक्स से लेके बी इज द राइट आंसर। क्योंकि आप देखो, अगर मैं एक्स से बी जा रहा हूं तो तारिक के गुड्स अपनी जगह पे ही हैं, पर समीर के गुड्स जो है ना वो बढ़ जाएंगे। तो दिस इज परेटो इंप्रूवमेंट। परेटो एफिशिएंसी अचीव का होती है ऑन द पीपीसी, व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्स। तो परेटो इंप्रूवमेंट, परेटो एफिशिएंसी का अचीव होना और एलोकेटिव एफिशिएंसी का अचीव होना, ये तीनों अलग चीजें होती हैं। ले रहे हैं यहाँ तक कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 3। द कॉन्सेप्ट ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी MC is equals to AR assumes that each individual in society is the best judge of their own economic welfare. Which example of government intervention is based on an argument which rejects this assumption? People do not know what's best for them. और ये नॉर्मली कब होता है? मेरिट डीमेरिट के केस में होता है। दे डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट। तो अंडर कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज इज व्हाट जो कि इस चीज को रिजेक्ट करता है। ठीक है। तो पोल्यूशन कंट्रोल नो सब्सिडीज फॉर मेरिट गुड। यस, इंडिविजुअल्स को नहीं पता कि हमें मेरिट गुड ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए, और जब लोग ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट फिर सब्सिडीज प्रोवाइड करके इसको सस्ता करके कंजम्पशन बढ़ाती है। द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स नो, द रेलिगेशन ऑफ मोनोपोलीज नो। तो स्पेसिफिकली इम्परफेक्ट नॉलेज की बात कर रहा है, जहां पर मेरिट डीमेरिट को टच कर रहा है। क्लियर है? Tax on demerit good is also an argument which rejects this assumption. Clear है? People do not know what's good for them. तो मसला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। In the indifference curve, a diagram point M. In the indifference curve diagram, point M is the initial equilibrium. तो point M is the initial equilibrium.
एंड एम एन इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि अलोंग द इंडिफरेंस कर्व जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, तो एम एन इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि अलोंग द इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, अलोंग द आईसी ऑफ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, इफ गुड एक्स इज अ गिफिन गुड। गिफिन गुड कौन से होते हैं? जो गिफिन गुड वो होते हैं जो, अब अच्छा इस पे ये सुन लो फिर मैं बाद में बता देता हूँ। If good X is a Giffen good, which point will be the consumer's new equilibrium point after the fall in the price of good X? ठीक है, तो हमेशा याद रखना M to N जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, क्योंकि ये अलोंग द इंडिफरेंस कर्व हो रहा है, सही है। अब ये कह रहा है गिफिन गुड, अब गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं, सही है, गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, और इनकम इफेक्ट जो है वो आउटवे करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो एट विच पॉइंट विल बी द न्यू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आफ्टर द फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो अगर हम ये देखें कि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे कर जाता हूं, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो आउटवे कर रहा है, क्योंकि आप देख लो ये पूरा आउटवे कर रहा है इसको, तो दिस इज इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट आउटवे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो इसका आंसर ए होगा। क्लियर है तो मसला। अब मैं इसकी फुल डिटेल में नहीं जा सकता, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, पर आपको जनरली बस ये सारे इफेक्ट्स पता होने चाहिए, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिवन गुड। जैसे नॉर्मल गुड में सेम डायरेक्शन होता है, मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यूं जैसे अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, तो ऑप्शन डी इज अ नॉर्मल गुड, क्योंकि सेम डायरेक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। और अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, तो ऑप्शन सी इंफीरियर गुड होगा, सही है। क्यों इंफीरियर गुड होगा? इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट सेम डायरेक्शन है, और इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवे करता है इनकम इफेक्ट। तो यहाँ पर फिर इनकम इफेक्ट ऐसा होगा, छोटा सा होगा बहुत, मतलब इतना सा होगा, छोटा सा, सही है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है, क्योंकि हमें गिवन गुड का बोला था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन he derives from a given level of expenditure of two goods x and y, a consumer should allocate his expenditure between the two goods so that, अब satisfaction को अगर मैक्सिमाइज करना है ना, तो इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल की ये बात कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी समझ आ रहा है ये, सही है। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि एम यू एक्स ओवर एम यू वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स ओवर पी वाई, ठीक है। ये जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, विच इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये जो है वो रेशो ऑफ प्राइजेज होता है, विच इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ ना, अगर मैं एम यू ऑफ वाई को वहाँ फेंक दूँ और पी एक्स को यहाँ पर फेंक दूँ, तो ये हो जाएगा एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई। तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जिधर द सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है? ऑप्शन डी मैच कर रहा है। अच्छा, इसने तो रीअरेंज करा हुआ भी नहीं है, इसने वैसे जनरली लिखा हुआ है, तो यही आंसर होगा इसका, ठीक, सही है। मतलब अगर आपको अगर ये ऑप्शन भी देता ना, तो फिर ये भी आंसर हो सकता था, सही है। तो बेसिकली ये कौन सा पॉइंट होता है, अगर मैं आपको ग्राफिकली भी बनाऊं, अगर ये मेरी बजट लाइन है, तो ये इनडिफरेंस कर्व है, इस पॉइंट को जहाँ पर टेंजेंट होता है ना, जहाँ पर टेंजेंट होता है, उस पॉइंट को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पर स्लोप ऑफ आईसी एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन आर इक्वल, सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट अबाउट द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इज इनकरेक्ट। अब किंग डिमांड कर्व जो मॉडल होता है ना, वो नॉन कोलिजिव होता है, तो ये प्राइस रिजिडिटी और नॉन प्राइस कंपटीशन और ये सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। The kink in the demand curve of each firm is based on expectations about other firms' changes in price. Yes. The marginal revenue curve of the firm has a vertical segment at the market price. Yes. अगर मैं आपको जनरली भी इसका ग्राफ बना के रिवाइज करा दूं ताकि मैं सही से बता दूं, तो दिस इज किंक, ये पॉइंट ऑफ किंक होता है, इट इज पार्ट ऑफ नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर, ई नहीं लिख रहा है यहाँ पर, मैं के लिख रहा हूँ, किंग, ये क्वांटिटी और ये प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू। आपको याद होगा जब हम एमआर बनाते हैं, तो एमआर में एक मैथमेटिकल डिसकंटिन्यूटी आती है, याद है? ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है मैथमेटिकल, ये होता है। और आपको मैंने बताया भी था कि किंग डिमांड का थ्योरी में एमआर ऐसा होता है, तो ये मैथमेटिकल डिसकंटिन्यूटी आती है, तो ये सही कह रहा है, वर्टिकल सेगमेंट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अच्छा, फिर जो है एक और ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, द मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड। नो, ये काम नहीं होता किंग डिमांड कर्व का। द मॉडल सजेस्ट प्राइस टेकन इज विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। यस,
स्टिकनेस है ना, आप देखो ये स्टिक हो गई है प्राइस एक जगह पे। अच्छा, इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों नहीं डिटरमिन कर सकते? क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो ओलिगोपली नहीं होता, ये नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको इसकी लॉजिक। जो ओलिगोपली होता है, मोनोपली होता है और मोनोपोलिस्टिक इवन, उनकी सप्लाई डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। मगर अगर आपसे कोई देखो, इनकी डिमांड तो हमें पता है भाई, इनकी डिमांड तो हमें पता है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में ना इट इज पॉसिबल टू हैव अ इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। व्हाई? बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सप्लाई। याद है? ये मैंने आपको सिखाया था। परफेक्ट कंपटीशन का जो एमसी होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसके ऊपर का जितना भी हिस्सा है ना, ये पूरी जो रेंज है ये सप्लाई की इक्वल होती है। पर मोनोपोली और ओलिगोपोली में ऐसा नहीं होता। ये लार्ज फर्म्स होती हैं, ये अपनी सप्लाई खुद डिसाइड करती हैं। सही है? ये प्राइस मेकर्स होते हैं, ये प्राइस टेकर्स नहीं होते। जैसे मोनोपोली की सप्लाई ना एक डॉट होती है, वो अपने ओन से डिसाइड करती है कि मुझे क्या सप्लाई करना है। सही है? तो मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है। इन मार्केट स्ट्रक्चर्स में आप नहीं कर सकते, मुश्किल क्या कर ही नहीं सकते। सही है? और स्पेसिफिकली किंग डिमांड कर्व थ्योरी में तो सप्लाई का लेना देना भी नहीं है। सही है? पॉइंट्स तो होगी पर सप्लाई किधर है? यहाँ पे सप्लाई तो नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते ना ओलिगोपोली में मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द सप्लाई, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। सही है? अच्छा, थिकनेस का मतलब होता है प्राइस रिजिडिटी। रिजिड हो जाती है प्राइसेस, फिक्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, a monopolist changes its objective from profit maximization, which is MC is equals to MR, to sales revenue maximization, which is MR0. तो MC is equals to MR ये रहा। दिस इज प्राइस एंड दिस इज कॉस्ट। ठीक है? तो ये मेरा पूरा एरिया प्रॉफिट होगा। सही है? इसको अगर मैं आपको उससे भी करके दिखा दूंगा, बिल्कुल अलग से रेट से मार्क करके दिखाऊं, तो ये मेरा पूरा एब नॉर्मल प्रॉफिट है अगर मैं एमसीडी को एमआर पे ऑपरेट करता हूँ। तो विच एरिया रिप्रेजेंट द मोनोपोलिस्ट टोटल प्रॉफिट? तो ओरिजिनल प्रॉफिट मेरा क्या होगा? P1H दिस इज माई ओरिजिनल प्रॉफिट, जो कि MC इक्वल्स टू MR पे आ रहा है। अब ये फाइनल प्रॉफिट पूछ रहा है। फाइनल प्रॉफिट का मतलब है कि अब जो मुझे प्रॉफिट बताना है वो MR0 पे बताना है, क्योंकि मैं MR0 पे आ गया हूँ। अब MR0 पे जब मैं आया हूँ तो MR0 ये पॉइंट है, तो ये मेरी कॉस्ट है। तो MR0 पे जो मेरा प्रॉफिट होगा ना वो ये होगा। तो ये क्या होगा? P2K F और L। इसका आंसर C होगा। सही है? ये MR0 होता है ना। आसान MCQ है। 7 का आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि कॉस्ट से टकराते हैं तो कॉस्ट निकलती है ना। क्वेश्चन नंबर 8, a firm estimates that all else remaining unchanged an increase in output will result in a fall in its revenue। अच्छा भाई, कह रहे हैं कि जब एक बिजनेस अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा तो उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए ना मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो वो वाली डायग्राम बना लेते हैं, लीनियर वाली। सही है? तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी। ठीक है? ऑरिजिन। तो बेसिकली मैंने क्या करा, लीनियर डिमांड कर्व बनाया जो कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों से टच होता है। ऊपर वाला हिस्सा इज इलास्टिक, बीच वाला इज यूनिटरी, एंड वाला इज इनइलास्टिक। ठीक है? तो मैंने मिड पॉइंट से एक लाइन भी खींच ली। अगर मैं इलास्टिक वाले पोर्शन में प्राइस को कम करता हूँ तो रेवेन्यू बढ़ता है, इन इलास्टिक वाले पोर्शन में प्राइस को कम करता हूँ तो रेवेन्यू कम होता है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम है। अब ये कह रहा है क्वांटिटी और रेवेन्यू का नेगेटिव रिलेशनशिप है, ऐसा ही है? तो क्वांटिटी और रेवेन्यू का नेगेटिव रिलेशनशिप कहाँ पर आ रहा है? इस वाले सेगमेंट में आ रहा है। तो ये वाला सेगमेंट कौन सा होता है? इन इलास्टिक वाला होता है। और इन इलास्टिक डिमांड में आप देख भी लो, इन इलास्टिक डिमांड में जब हम प्राइस को ज्यादा से बढ़ाते हैं तो मेरी क्वांटिटी कम से गिरती है और मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो प्राइस और रेवेन्यू का तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पर अगर आप क्वांटिटी और रेवेन्यू का देखो तो वो नेगेटिव होता है। सही है? तो डिमांड फॉर द फर्म प्रोडक्ट इज प्राइस इलास्टिक, नो द प्राइस इज इन इलास्टिक, यस। और सप्लाई का तो यहाँ लेना देना ही नहीं है। सही है? इलास्टिक के केस में क्या रिलेशन होता है? तो इलास्टिक के केस में देख लेते हैं। अगर प्राइस कम से बढ़ती है, क्वांटिटी ज्यादा से गिरती है तो रेवेन्यू कम हो जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्वांटिटी और रेवेन्यू का।
सही है। एएस थोड़ी है, ये मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है ना ये, इट्स नॉट एएस। और एएस की हर चीज ए टू में आती है, ये तो फिक्स बात है। ए टू का सिलेबस सिर्फ ए टू का नहीं होता, एएस का भी होता है उसमें, पर वो देता नहीं है था ना, पर ये तो ए टू में भी है। क्वेश्चन नंबर 9, द डायग्राम शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ अ फर्म। अब अगर आप यहाँ एक चीज नोटिस करो, व्हाट डज द डायग्राम रिप्रेजेंट, एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करो तो एमआर पॉजिटिव है, एमआर पॉजिटिव है, और एमआर और एआर इक्वल नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर एमआर और एआर जो है वो इक्वल नहीं है, और एमआर जो है ना वो यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब इलास्टिक डिमांड वाला सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि एमआर पॉजिटिव कब होता है, जब इलास्टिक डिमांड होती है। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सही, तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है वेयर देयर आर 20 to 30 स्मॉल फर्म्स। और आप एक और चीज नोटिस करो, वी आर ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट, हम एम सी इज इक्वल टू एम आर पे ऑपरेट कर रहे हैं। और आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ से लाइन ऊपर लेके जाता हूँ ना, तो दिस इज माई पॉइंट, जिधर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, दिस इज माई पॉइंट। तो ये मेरी प्राइस और कॉस्ट दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये कौन सा है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू वाला पॉइंट है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर आपको याद हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाते हैं, लॉन्ग रन में कमाते हैं। तो इससे मुझे ना ग्राफिकली लॉन्ग रन कंडीशन बना के दी हुई है, लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट बना के दिया हुआ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट, ये इज द राइट आंसर। शॉर्ट टर्म लॉसेस नहीं है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू लॉसेस का मतलब है एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में हम मिस्टर डाफ बनाते हैं, अगर आपको याद हो। यहाँ पर एम आर और ए आर इक्वल होते हैं, ठीक है। मोनोपली का एम आर जो है ना वो नेगेटिव होता है, जब हम मोनोपली का डायग्राम बनाते हैं ना, तो ये एम आर पूरा नीचे जाता है, अगर आपको याद हो। सही है। तो और एब नॉर्मल प्रॉफिट्स का होते हैं जिधर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो रिस्क बियरिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन। जब आप अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करते हो ताकि आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट कम रहे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम रहे, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन में होते हैं। ग्रेटर बार्गेनिंग पावर इन परचेजिंग फ्रॉम सप्लायर्स, तो दिस इज परचेजिंग इकोनॉमीज। ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन, यस। लोअरिंग cost in raising capital, this is financial economies. Lower distribution cost by increasing market share, this is also economies of scale, पर specifically diversification नहीं है। ठीक है, तो 10 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, अ फर्म विशेस टू एलिमिनेट कंपटीशन एंड बिकम अ मोनोपोली। तो मोनोपोली बनना है उसको, कंपटीशन को एलिमिनेट करना है। व्हाट शुड इट डू, मैक्सिमाइज आउटपुट, नो। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, नो। रिड्यूस प्राइसेस, यस। प्रीडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं इसको। आप प्रीडेटरी प्राइसिंग करोगे, और प्रीडेटरी प्राइसिंग के थ्रू अपनी प्राइस इतनी कम करोगे कि बाकी मार्केट से बाहर हो जाए। रिड्यूस द नंबर ऑफ इट सप्लायर्स, नो। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक का मसला। क्वेश्चन, अच्छा, प्रीडेटरी प्राइसिंग और लिमिट प्राइसिंग का आपको फर्क पता होना चाहिए, अगर आप मेरे हिसाब से और पेपर्स कर रहे हो ना जिसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो कुछ पेपर्स बीच में ऐसे हैं जिसमें मैंने लिमिट प्राइसिंग और प्रीडेटरी प्राइसिंग का बताया है। तो जिस पेपर में आप देखो ना लिमिट प्राइसिंग और प्रीडेटरी प्राइसिंग आ रही है, तो मेरी किसी पेपर की रिकॉर्डिंग खोल लेना, वहां पर देख लेना जाके, मैंने उस समझाया हुआ है उसमें। ये बहुत पूछते हैं एमसीक्यू में, फेवरेट चीज है उसकी। क्वेश्चन नंबर 12, in many developed economies clothes are designed by small firms and retailed by large firms। ठीक है, what is most likely explanation for this pattern। क्लोथ्स डिजाइन फर्म, अब क्लोथ्स डिजाइन फर्म जो है ना वो स्मॉल फर्म है, और ये लार्ज फर्म है। तो नीड टू बी फ्लेक्सिबल टू कोप विद फ्रीक्वेंट फैशन चेंजेस, यस। नीड टू एम्प्लॉय हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल वर्कर्स, यस। नीड टू ऑपरेट एट अ हाई मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल, नो। हाई मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल पे कौन ऑपरेट करती है, लार्ज करती है। नीड टू ओवरकम हाई बैरियर्स टू एंट्री इन द इंडस्ट्री, नो। Need to exploit marketing economies of scale, yes. Need to operate at low, no. Need to offer wide range, yes. Need to take advantage of technical economies of scale, yes. तो यहाँ पर मेरा आंसर जो है वो ए होगा। सही है। फिर वो इसमें जब कोई पेपर आप देखोगे ना जिसमें वो आएगा, तो वो पेपर की रिकॉर्डिंग पढ़ लेना। आप जितने पेपर्स कर रहे हो ना, किसी पेपर में आया होगा और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल ना, बस वो खोल लेना, मैंने उसमें बताया हुआ होगा। लिमिट प्राइसिंग और प्रीडेटरी प्राइसिंग का फर्क मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है, बहुत पेपर्स में होगा।
आगे अभी कोई सवाल अगर आता है ना तो मैं उसमें भी करा दूंगा, ये स्पेसिफिकली उसका क्वेश्चन नहीं था, तभी तभी मैंने नहीं बताया। 12A है। नंबर 13, what is likely to have its cause in the separation of ownership and control in a firm? तो this is principal agent problem, divorce between ownership and control, सिंपल सी बात है ये, तो सी आंसर है इसका। डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है जब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ती है। प्रेसिडेंस डिलेमा का मतलब है गेम थ्योरी। कंटेस्टेबल मार्केट एक दूसरी चीज होती है, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14, जून 20 पेपर 3 वेरिएंट 2, तो इसमें बेटा ये देख लेना शायद इसमें होगा, नहीं भी हुआ तो मैं बता भी दूंगा यार आपको। A firm employs a worker who adds less to output than the previous worker employed। वापसी पढ़ो लाइन 14 में क्या कह रहा है। A firm employs a worker who adds less to the output than the previous worker employed। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एमपीएल बढ़ रहा है, तो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अच्छा, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है, टू स्केल का जिधर वर्ड आ जाए ना इसका मतलब लार्ज स्केल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, बहुत फर्क है यहाँ। ये स्मॉल फर्म को होते हैं, शॉर्ट रन में होते हैं, ये लार्ज फर्म को होते हैं, लॉन्ग रन में होते हैं। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी लॉन्ग रन में होते हैं जब आपकी एलआरएसी जो है वो बढ़ रही होती है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी लॉन्ग रन में होते हैं जब आपकी एलआरएसी जो है वो कम हो रही होती है। इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैंने आपको बताया भी था कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक चीज नहीं होती, पर नॉर्मली वो इंटरचेंजेबली इसको यूज करता है। मतलब बेसिकली इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज द प्री रिक्विजिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने के लिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का होना जरूरी है। तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को दूसरे लफ्जों में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ओनली पॉसिबल इन द शॉर्ट रन वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एक्सेप्ट वन। MCQ number 15, one of the most repeated MCQs. To increase the number of cleaners at a local school from 10 to 11, the employer has to raise the hourly pay from $8 to $8.5। What is the marginal cost of labor per hour to the employer? तो marginal cost कैसे निकलती है? Total cost of 11 workers minus total cost of 10 workers is equal to the marginal cost of hiring an extra worker। तो total cost of 11 workers क्या होगी? 11 मल्टीप्लाई बाय नई वेज किया है 8.5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय $8 इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या आंसर आ रहा है को बता सकता है? तो बी आंसर होगा 13.5। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को घुमा दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को चेंज कर दूं, लेट से मैं कहता हूं सवाल में इसने ये बोला हुआ है कि हाउ मच वेज विल वी हैव टू इंक्रीज, मतलब वेज कितने से बढ़ रही है, तो वो बताऊं क्या करेगा, वो आपको ये नई वेज देगा ही नहीं, या आपको नई वेज देगा ही नहीं, सही है, या आपको नई वेज देगा ही नहीं, आपको मार्जिनल कॉस्ट बता देगा। अब अगर आपको ये मार्जिनल कॉस्ट दे दे और नई वेज आपको ना दे तो आप इसको एक्स कर देना, तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही आपको 8.5 मिलेगा तो आप कहना कि यार ओरिजिनल वेज 8 थी, नई वाली 8.5 है, तो आंसर विल बी 0.5। ये सवाल इस तरीके से रिपीट होता है, ठीक है। तो कोई एक चीज आपको नहीं देगा पर फॉर्मूला यही वो लगेगा जो मैंने आपको अभी बताया है, सही है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट दे देगा, नई वेज नहीं देगा, और पूछेगा बताओ वेज का इंक्रीज कितना है, तो आप नई वेज निकाल के पुरानी वेज को उसको माइनस करना, नई वेज पता चेंज पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर अ फर्म इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, जहां पर MR एंड AR इक्वल नहीं होते। द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, अच्छा ये तो लेबर मार्केट है, ठीक है। द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एट एनी गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, MP मल्टीप्लाई बाय MR। The marginal physical product multiplied by the wage rate, no, the marginal physical product multiplied by the marginal revenue, सी आंसर होगा। सही है, तो MRP का फॉर्मूला पूछ रहा है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 17, which policy would be most effective in achieving a more equal distribution of disposable incomes between household? तो disposable income is after tax, government support for trade unions, सही है। अब इससे वेजेस तो बढ़ेंगी,
बट नॉट नेसेसरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ड्यूटीज इनडायरेक्ट टैक्स होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती हैं, तो ये रिग्रेसिव है, इससे तो आपकी इनइक्वालिटी बढ़ेगी। मिनिमम वेज पॉलिसी, अगेन इससे भी वेज बढ़ जाएगी, अगेन इससे भी वेज बढ़ जाएगी, पर वही बात है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसका आंसर डी होगा, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस में क्या होता है कि भाई अमीर से पैसा लेके गरीब को दे दोगे, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना बड़ा हिस्सा टैक्स में देना है, और ये पैसा जो है आप फिर गरीबों पे ट्रांसफर कर दो। क्लियर है? तो डी इज द बेस्ट आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अ गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्राइस चार्ज बाय अ मोनोपोलिस्ट, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली चीज हो गई है यहाँ पे। सही है। इन विच सर्कमस्टेंसेस विल सच इंटरवेंशन इंप्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी में एलोकेटिव भी आता है और इकोनॉमिक एफिशिएंसी में प्रोडक्टिव भी आता है। एलोकेटिव होता है एमसी इक्वल्स टू एआर, प्रोडक्टिव होता है एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट। द गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस वेयर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द राइट आंसर। एमसी इक्वल्स टू एआर, एमसी इक्वल्स टू एआर का मतलब होता है एलोकेटिव एफिशिएंसी, बिल्कुल सही कर रहा है। द गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो द एवरेज कॉस्ट, नो। द इंटरवेंशन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द प्रोड्यूसर सरप्लस, ये तो और बुरी बात है। The intervention results in predatory pricing. Again, this is a bad thing. So A is the right answer where you are allocatively efficient. This will contribute to increasing economic efficiency. MC is equals to AR. MC is equals to price भी लिखता तो एक ही बात होती है, AR और price equal होते हैं। MSB is equal to MSC बिल्कुल। Question number 19. What would cause estimates of the money value of the measure of economic welfare for a country to be greater than the value of the gross national product? तो ये कह रहा है MEW is greater than the gross national product। अब gross national product तो बड़ी सिंपल सी बात है, आजकल वो gross national income कहता है। आजकल वो gross national income कहता है। तो GDP plus net income from abroad, और MEW की जहां तक बात है ना, तो MEW क्या होता है? MEW होता है GDP प्लस HDI। अब HDI के अंदर GNP ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ, प्लस फैक्टर्स दैट इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माइनस फैक्टर्स दैट वर्सन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सही है। तो व्हाट फैक्टर्स इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? लेजर टाइम, अनपेड जॉब्स, इनकम इनइक्वालिटी, इलीगल गुड्स, लीगल गुड्स। which factors that worsen standard of living? Congestion, pollution, depletion, accident, expenditure on defense, crimes, externalities, pollution is externalities। ठीक है। तो जो चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रही है वो ऐड हो जाती है, जो नहीं बढ़ा रही वो माइनस हो जाती है। ठीक है। तो अब देखते हैं सवाल वापस। अब ऐसी कौन सी चीज है जो एमईडब्ल्यू को बढ़ाएगी और जीएनपी को कम करेगी, या सिर्फ एमईडब्ल्यू को बढ़ाएगी? अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज सच एज पोल्यूशन, ये माइनस होता है, तो ये एमईडब्ल्यू को क्या करेगा? कम करेगा। प्रॉपर्टी इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ये जीएनपी को बढ़ा देगा। रिग्रेटेबल नेसेसिटीज, रिग्रेटेबल, अब रिग्रेटेबल के वर्ड से समझ आ रहा है कि बुरी चीज है कोई। रिग्रेटेबल नेसेसिटीज क्या होती है? एक मिनट सबर करो जरा, चैट जीपीटी खोलो, मुझे नहीं पता ये। मतलब वही बात है, दीज आर एक्शंस विच आर अनफॉर्चुनेट और अनडिजायरेबल, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम करते हैं। ठीक है। तो रिग्रेटेबल नेसेसिटीज नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज एंड लेजर, ये प्लस होंगी, तो ये एमईडब्ल्यू को बढ़ा देंगी। तो डी इज द राइट आंसर। जब भी कोई ऐसी चीज आपको दिखे ना, तो भाई चैट जीपीटी या गूगल खोल लिया करो, ये आदत अपनी लगाओ, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। मैं एज अ टीचर चैट जीपीटी गूगल यूज करता रहता हूँ जब मैं किसी चीज में फंसता हूँ। तो आप सेल्फ स्टडी की आदत लगाओ। रिग्रेटेबल नेसेसिटीज क्या होती हैं? यहाँ पर इसने लिखा हुआ है जैसे मिलिट्री एक्शंस हो गए, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हो गई, एथिकल डिलेमास, मेडिकल प्रोसीजर्स। मतलब ये बेसिकली कह रहा है रेफर्स टू एक्शंस और डिसीजंस दैट आर कंसिडर्ड नेसेसरी बट आर आल्सो अनफॉर्चुनेट और अनडिजायरेबल। तो डू रिसर्च अबाउट इट, क्या होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर इज डी।
अगर लॉजिकली भी देखें तो सी में आप कंफ्यूज नहीं होगे, डी आंसर है, क्योंकि लेजर ऐड होता है, मैंने आपको दिखा दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है। In 2012, a United Nations report calculated the stock of wealth of 20 countries in terms of human, natural, and produced resources. This was measured as the Inclusive Wealth Index, IWI. The wealth diagram shows the annual percentage between 1990 and 2008 of the economies with the fastest and the slowest growth in IWI. It also shows the 2008 GDP per head. तो ये GDP इससे मुझे दिया हुआ है और सारी चीजें दी हुई हैं, आप देख लेते हैं। What can be concluded from the diagram? A low level of GDP per head meant an inability to build stocks of wealth. अब जीडीपी सबसे लोवेस्ट इसका है, पर आप देखो उसकी अच्छी खासी वेल्थ है, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। नो कंट्री वाज एबल टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल, अब देखो ये जीरो है, ये सारा पॉजिटिव है, ये सारा नेगेटिव है, तो नेचुरल रिसोर्सेज इज दिस, तो आप देखो इसके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट, रशिया के भी नहीं हो रहे, काफियों के हो रहे हैं। नो कंट्री वाज एबल टू प्रिवेंट, अच्छा अच्छा, टू प्रिवेंट बोला है इसने, तो एक कंट्री ऐसी है जो कि प्रिवेंट कर रही है, विच इज कीनिया। कीनिया, तो ये भी नहीं हो सकता। द फास्टर द ग्रोथ इन अ कंट्री आईडब्ल्यूआई द हायर द जीडीपी। अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ आईडब्ल्यूआई में ना किसकी है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ इसकी है, पर इसका जीडीपी सबसे हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट जीडीपी रशिया का है, तो ये भी नहीं हो सकता। देयर वाज एन इंक्रीज इन ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑल फोर कंट्रीज, यस आप देख लो सबके ह्यूमन रिसोर्सेज पॉजिटिव हैं, सबके ह्यूमन रिसोर्सेज पॉजिटिव हैं, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ट्रायल एंड एरर है, सारे ऑप्शन देखना। ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे। क्वेश्चन नंबर 21, which combination is usually found in less developed economies? So less developed economies में capital to output ratio जो है वो लो होता है, external debt जो है वो लो नहीं होता, पॉपुलेशन ग्रोथ लो नहीं होती, सेविंग रेशो लो होता है, सेविंग रेशो हाई नहीं होता, कैपिटल टू आउटपुट रेशो हाई नहीं होता, एक्सटर्नल डेट हाई होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होती है, तो डी इज द राइट आंसर। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हाई इसलिए होती है क्योंकि हेल्थ कम होता है तो बर्थ रेट ज्यादा होती है, और सेविंग रेशो कम इसलिए होता है क्योंकि वहां पर इनकम्स ही कम होती हैं। ठीक है, 21 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 22, विच चेंज इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है रियल जीडीपी का बढ़ना एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है रियल जीडीपी का बढ़ना प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी बढ़ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी बढ़ना। अ डिक्रीज इन द सेविंग रेशो, सेविंग रेशो अगर कम होगा तो पीपल विल स्पेंड मोर, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ रही है पर यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ नहीं हो रहा। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, यस एजुकेशन पे स्पेंडिंग कर रहे हो, सही है, इसकी वजह से आपकी रियल जीडीपी भी बढ़ेगी, आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगी। ठीक है, स्किल्स लिख देता हूँ। द डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो बर्बाद कर देगा आपको। द ग्रेटर यूज ऑफ कंपलसरी ओवर टाइम, ओवर टाइम अगर करोगे ना इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो जाएगी पर डेवलपमेंट नहीं होगी, शॉर्टर वर्किंग आवर्स नहीं होंगे, लॉन्गर वर्किंग आवर्स होंगे, लोग स्ट्रेस्ड होंगे, तो 22 का आंसर इज बी। सही, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है रियल जीडीपी का बढ़ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज डेफिशिएंट, तो एडी कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रही है, डिमांड फॉर लेबर कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ये टाइम रिसेशन के टाइम पे होती है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जोग्राफिकल इमोबिलिटी की वजह से होती है। सीजन अनएम्प्लॉयमेंट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर पे होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में तो बहुत चीजें आ जाती हैं, डिमांड फॉर अ सेक्टर कम हो रहा है, और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, मैनी थिंग्स। ये तो 23 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, द डायग्राम शोज द एनुअल परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द यूके प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, सही है।
इन विच ईयर डिड लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द मोस्ट? तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आउटपुट पर वर्कर। सही है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर। आउटपुट को बढ़ाना है, लेबर को कम करना है। दिस इज हाउ लेबर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। सिंपल फॉर्मूले से अगर हम देखें, डिनोमिनेटर कम होगा या न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर बढ़ जाएगा। तो सबसे 2003 में अगर हम देखें तो दिस इज 2003। ये 2003 ही होगा। नहीं, 2003 ही होगा। तो आउटपुट ज्यादा है, लेबर कम है, तो ये आंसर हो सकता है। ये हो सकता है आंसर 2007। तो ये 3 है, 4, 5, 6, 7। अगर हम देखें भी ना तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं हो सकता, सीधी बात है, ये नहीं हो सकता। 2009 यहाँ भी नहीं हो सकता। 2012, 2012 में तो भाई लेबर ज्यादा है, आउटपुट कम है। ये आंसर होगा इसका। ये आंसर होगा इसका। आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। और देखो ना, आउटपुट ज्यादा है, लेबर कम है, तो बस कंडीशन मीट हो गई ना, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द कीनेसियन थ्योरी, व्हेन विल एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई लीव द लेवल ऑफ आउटपुट अनचेंज्ड? तो सिंपल लिक्विडिटी ट्रैप की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मनी डिमांड होती है, मनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा। तो ये कब होता है? लिक्विडिटी ट्रैप होता है जब आपकी मनी डिमांड जो है ना वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। तो जब आपकी मनी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है ना, तो उस सिनेरियो में होता है ये, व्हेन द लिक्विडिटी ट्रैप इज ऑपरेटिव। आप जितना भी मनी सप्लाई बढ़ा लो, इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा। और जब इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा ना, तो इकोनॉमी में स्टिमुलेशन नहीं होगी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीज वाज नॉट एंटिसिपेटेड, नो। व्हेन देयर इज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, नो। व्हेन देयर इज एन इमीडिएट एडजस्टमेंट टू एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस लेवल्स, ये मॉनिटर्स कहता है। ठीक है, ऑप्शन डी मॉनिटर्स कहता है। तो ये आंसर है इसका। 10 में से पाकिस्तान है, पीपल डोंट सेव इंटरेस्ट। तो यहाँ पर और भी बहुत फैक्टर्स हैं, यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं, और यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर इतना अच्छा भी नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर्स भी हैं, तो बहुत चीज़ें हैं, सिर्फ लिक्विडिटी ट्रैप नहीं है। लिक्विडिटी ट्रैप एक बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो है। Question number 26. In a four-sector economy consisting of households, firms, and government and foreign trade, the level of national income is in equilibrium where C plus I plus G plus X minus M is equals to Y. सही है। What must Y include for an equilibrium to exist? तो C plus I plus G plus X minus M। अच्छा, तो अगर हम देखें तो C plus I plus G plus X is equals to C plus S plus T plus M। ये इंजेक्शंस होते हैं और ये विड्रॉल्स होते हैं। तो मैं ऐसी क्या चीज़ ऐड करूं Y के साथ कि इक्विलिब्रियम आ जाए? तो Y के साथ मुझे C वापस ऐड करना पड़ेगा, और S होगा, और T होगा, क्योंकि M ऑलरेडी यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो B आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि ये C और C तो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाते हैं, पर C डालना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इस साइड पे C लिखा हुआ है इसमें। सही है। C दो बार इसलिए क्योंकि यहाँ पर C लिखा हुआ है ना, तो ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। वरना अगर मैं यहाँ नहीं लिखूंगा तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? यहाँ पर C होगा पर यहाँ पर नहीं होगा, तो मसला है ना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वल है, G और T इक्वल है, X और M को वैसे ही माइनस कर रहा है ये। C इसलिए डालने हैं क्योंकि सी, देखो असूलन असूलन तो इंजेक्शन विड्रॉल में सी नहीं होता, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो मैंने काट दिया इनको, काट दिया ना मैंने। असूलन तो यही इंजेक्शन और यही विड्रॉल होते हैं। सी और सी तो इंजेक्शन विड्रॉल में आती भी नहीं है। मैंने खाली जनरली ऐसे ही आपको लिख के दिया है कि इक्विलिब्रियम इंजेक्शन इज इक्वल टू विड्रॉल होता है, एडी इज इक्वल टू एएस होता है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम होता है। जनरली खाली इक्विलिब्रियम लिख के दे रहा था। सही है। क्लियर है? तो ये इंजेक्शन हैं एंड ये विड्रॉल। तो 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वुड एन इकोनॉमिक रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है जब टू सक्सेसिव क्वार्टर्स तक रियल जीडीपी, 6 महीने तक रियल जीडीपी लगातार गिरता है, रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट क्या होता है? जी इज ग्रेटर देन टी। इंक्रीज का मतलब है जी बढ़ रहा है, टी कम हो रहा है। द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स
with inelastic demand and keeps the total amount it spends on unemployment benefit unchanged. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अनचेंज है, टैक्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पर तो मेरा बजट डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा. The government keeps the unemployment benefit rate and direct and indirect tax rates unchanged. This is the right answer. This is automatic stabilizer. Automatic stabilizer याद है, जहाँ पर गवर्नमेंट खुद ब खुद फिस्कल पॉलिसी काम करती है. जैसे अगर अगर फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमी है जहाँ पर रिसेशन है, अब रिसेशन के टाइम पे जो है ना वो इनकम्स लोगों की कम होती हैं, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जो है ना वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टैक्सेस जो है ना वो कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है रिसेशन के टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ जाएगी. तो इससे जी बढ़ जाएगा, तो टी कम हो गया, जी बढ़ गया, डेफिसिट बढ़ जाएगा. तो बी इज द राइट आंसर. द गवर्नमेंट रिड्यूसेस फॉरेन एड एंड वाइडन्स द टैक्स बेस. तो इससे डेफिसिट कम हो जाएगा क्योंकि स्पेंडिंग कम कर रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है. टैक्स बेस बढ़ाने का मतलब है ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा रहा है. द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, तो स्पेंडिंग कम कर रहा है और टैक्स फ्री अलाउंस भी कम कर रहा है, तो अगेन दिस विल इंप्रूव द सिचुएशन. तो बी इज द राइट आंसर. Question number 28. What will most likely rise if unemployment is increasing in an economy? अब एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो ऐसी कौन सी चीज बढ़ेगी? द ह्यूमन कैपिटल ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स. नो. अनएम्प्लॉयड बंदा जो होता है ना उसका लॉस ऑफ स्किल्स होती है, वो ज्यादा टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहता है. तो द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल वर्कर्स. नो, क्योंकि आपकी इनकम्स कम हो रही हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा. द नॉमिनल वेज रेट ऑफ एम्प्लॉयड रेट्स. द नॉमिनल वेज रेट ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स. भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो नॉमिनल वेज ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स क्यों बढ़ेगी? जरूरी थोड़ी है भाई. द टैक्स बर्डन ऑन एम्प्लॉयड वर्कर्स. यस, क्योंकि गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे. गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे एंड फॉर दैट दे विल हैव टू इंक्रीज टैक्सेस. वो टैक्सेस को बढ़ाएंगे क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी इकोनॉमी में. डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी लाजमी तौर पे. सही है, क्योंकि इन्हीं के टैक्स के पैसों से मुल्क चल रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 29. What is most likely to result from foreign direct investment in developing economies? A deterioration in the trade balances of developing economies. No, trade balance तो मेरे improve होंगे क्योंकि जब आपकी कंट्री में एफडीआई आता है तो आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ता है. A reduction in migration to urban areas. इंक्रीज होगा क्योंकि more people will be moving towards urban areas. A reduction in the transfer of technology to developing economies. No, there will be an increase in the transfer of uh, uh, the the technology transfer will increase बस. A rise in per capita levels of consumption in developing economies. Yes, क्योंकि इनकम्स बढ़ेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एडी बढ़ जाएगा. तो 29 का आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट विल इंक्रीज द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन नेशनल इनकम? तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने से मल्टीप्लायर कैसे बढ़ेगा? इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेशन. डायरेक्ट टैक्सेशन अगर होगी इसका मतलब एमपीटी बढ़ रहा है. एमपीटी बढ़ेगा तो एमपीसी कम होगा, एमपीसी कम होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा, सीधी बात है. इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मोर पीपल विल सेव, तो एमपीएस बढ़ेगा. एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी कम होगा, इससे भी मल्टीप्लायर जो है वो कम होगा. एंड इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यस, एमपीसी बढ़ता है तो मल्टीप्लायर बढ़ता है. आप फॉर्मूला लगा के भी देख लो, बड़ी सिंपल सी बात है. 1/1 माइनस एमपीसी फॉर्मूला है. एमपीसी को पहले तुम रखो 0.8 और फिर एमपीसी को तुम कर दो 0.9. इस पे मल्टीप्लायर 5 आएगा, इस पे 10 आएगा. जमीन आसमान का फर्क होता है. और एमपीएम अगर बढ़ जाएगा तो इससे भी आपका एमपीसी जो है वो कम होगा, विच विल अगेन लीड टू अ फॉल इन मल्टीप्लायर. सही है, तो इसका आंसर होगा सी. क्लियर है चीज को मसला? थ्रेशोल्ड में बता दूं, पिछले पेपर में मैं थ्रेशोल्ड बताना भूल गया था, नवंबर 17 के पेपर में. मेरे पास था भी नहीं, मेरा इसका है मेरे पास, ये रहा. जून 16 पेपर 3 वेरिएंट 2. 24 पे ए है. 21 पे बी है. 18 पे सी है. 16 पे डी है. 14 पे ई है. एंड बिलो 14 इज यू. क्लियर है तो मसला?